दूंगा, तीसरी आप दिखा देना वहां से। हाँ, ये नमस्कार। जी स्टार्ट हो गया। नमस्कार साथियों, मैं अटूट बंधन का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज रजनी मोरवाल जी के साथ कुछ चुनिंदा बातें करने का मौका दिया। रजनी मोरवाल जी राजस्थान से बिलोंग करती हैं और इनकी अब तक 3 किताबें आ चुकी हैं, जिनमें 2 कहानी संग्रह है। एक तो कुछ तो बाकी है और एक नमकसार, जी जी। और एक इनका उपन्यास आया है गली हसनपुरा। आज मैं गली हसनपुरा के बारे में बात करना चाहूंगा कि जिन साथियों ने पहले इस उपन्यास को अभी तक नहीं पढ़ा है, उनको मैं इसका थोड़ा सा सारांश बताना चाहूंगा और उसके बाद मैं अपने सवालों के जवाब पूछूंगा रजी मोरवा जी से। इस उपन्यास की कहानी सामान्य तौर पर एक आम अवैध कब्जों से जुड़े गरीब इलाके की है, जो कभी शहर के बाहरी हिस्से में अपने आप वक्त जरूरत के हिसाब से मजबूरी वश बसता चला गया। इसमें कहानी उन लोगों की है जो गंदगी, कीचड़, लबालब भरी नालियों, टूटी फूटी सड़कों, गरीबी और अशिक्षा के बावजूद भी अपनी जीवटता को किसी न किसी तरीके से बचाए हुए हैं, और तमाम तरह की दुश्वारियों और अभावों में जीने के बावजूद भी पूरे हर्षोल्लास एवं उन्माद के साथ अपने त्योहारों, अपनी रीतियों और यहाँ तक कि अपनी कुरीतियों को भी बचा कर रखते हैं। इस कहानी के जरिए उन्होंने शोषित वर्ग के इन मजलूमों, सभ्य समाज से दरकिनार कर दिए गए लोगों की आवाज को उठाया है। इसमें तथाकथित सभ्य माने जाने वाले इलाकों और पिछड़े इलाकों के बीच बढ़ते जा रहे भेदभाव को भी स्पष्ट रूप से वर्णित किया है। तो दूसरी तरफ छुटभइये नेताओं और उनके झूठे वादों की भी कहानी है। अपने ब्याह को लेकर दिन रात सोचती अपाहिज लड़की और उसकी माँ बहन का दुख भी इसमें है। इस कहानी में एक तरफ प्रेम पनप रहा है, तो दूसरी तरफ बलात्कार जैसी त्रासद विषय वस्तु को भी प्रभावी ढंग से उठाया गया है। इसमें एक तरफ विस्थापन का दुख है, तो दूसरी तरफ शिक्षा और जागरूकता जागरूकता की तरफ शनय शनय बढ़ते उत्साहित कदम भी है। तो रजनी मोरवाल जी, पहला सवाल मेरा इस उपन्यास को लेकर है, आपकी संपूर्ण रचना प्रक्रिया को लेकर यह है कि आप अपनी रचना प्रक्रिया में कैसे जहन में आए एक छोटे से आइडिया को पहले प्लॉट और फिर मुकम्मल कहानी का रूप देती है। जी, दरअसल हुआ यूँ कि सरकारी नौकरी के चलते हमें कुछ दिनों, जो ये गली हसनपुरा एक जगह मैंने बताई है, इसके जी लगभग जुड़कर ही वो हमारी बैंक कॉलोनी थी। उसमें मुझे 5 वर्ष रहने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य क्योंकि मुझे ये उपन्यास भी वहीं से मिला। और जी वहां से बहुत सारी आवाजें आती रहती थी, कुछ सब्जी वालों की, कुछ रंगरेजों की, कुछ चूड़ी बनाने वालों की। और ऐसे कहते हैं कि अवसाद के किन्हीं क्षणों में कोई रचना होती है। तो एक बार वैसे ही मैं अवसाद में थी, और ये जो गली में से आवाजें आ रही थी, कुछ रंगरेजों की, चूड़ी बनाने वालों की, कुछ कठपुतली वालों की, और सब्जी वालों की। तो अनायास ही मेरे कदम उस तरफ उठ गए। और जब मैं उस गली में गई, तो गली से होते हुए कई सारी सह गलियां पसरी हुई थी, और एक गली से होते हुए, 2 गली से होते हुए ऐसा लगा कि मैं किसी और ही दुनिया में आ गई हूँ। और वो जी दुनिया जो है, हमारे भारत के अन्य हिस्से से बिल्कुल अलग सी लग रही थी। ऐसे कभी कभी यूं प्रतीत होता था जैसे कि ये कोई पाकिस्तान का कोई मोहल्ला हो, जैसा टीवी में जी दिखाते हैं, उस तरह का पाकिस्तान का ऐसा मोहल्ला मुझे नजर आ रहा था। और कभी कभी जी यूं लगता था अचानक कि मैं भारत के ही किसी आम मोहल्ले में हूँ। तो मेरी उत्सुकता वहां से बढ़ने लगी कि दरअसल ये कौन लोग हैं जो, कभी कोई कुछ लोग हैं वो ज्यादा उर्दू भाषा के शब्द बीच में लाते हैं, और कई कुछ हैं जो मारवाड़ी राजस्थानी जो यहाँ की भाषा है, ढूंढाड़ी भाषा है जयपुर की, वो बोलते हैं। तो कुछ है जो दोनों मिश्रित भाषा बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने वहाँ कुछ लोगों से बात की, और ये जाना, फिर मैं बहुत बार वहां गई, और जाके मैं वहां बैठने लगी। जो ये इसमें एक जो कुंजड़ लोग बताए हैं, सब्जी जी बेचने जी वाले, जी सब्जी तो बेचने वहां वाले। मैंने जाकर बैठी। और वो भी एक ऐसा ही दिन था, किसी अवसाद के दिन में जाके वहां बैठ गई, मतलब थका थका आ रहा जैसे इंसान बैठ जाता है। और जी मेरी बात उनसे शुरू हुई, और उसमें से एक लड़की ने मुझे ये भी बोला कि आप चाय पियेंगे क्या, जो मैंने जिक्र भी किया है। और फिर उन्होंने मुझे चाय पिलाई, और एक बार नहीं कई बार जब जब मैं गई उन्होंने मुझे चाय पिलाई। और
सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी कि कभी उन्होंने मुझसे चाय के पैसे नहीं लिए। जब मैंने उनसे बोला कि मैंने इसमें ज़िक्र भी किया है, शायद अपनी बात में ही मैंने लिखा है कि आप मुझसे पैसे क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा कि ये जो सब्जियाँ आप खरीदते हो, ये ज़रूर बाज़ार की हैं, बेचने के लिए आई है, लेकिन चाय ये मेरे घर से आती है। तो चाय जी क्योंकि आप अपनी हैं, मैं चाय के पैसे नहीं लूँगी। तो वहाँ उनसे मुझे ये जानना हुआ कि इसमें वाक़ई कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में यहाँ आके बस गए। और वो जो इलाका है किसी समय में जयपुर के बिल्कुल एक कोने में पड़ा करता था। और ये इलाका ऐसा इलाका था जो किसी समय गंदगी, मलबे और उसके ढेर में पनप आया था। लेकिन ये इलाका जयपुर के बीच में नहीं आया, बल्कि जयपुर ने इस इलाके के जयपुर चारों ओर से फैल गया। अतिक्रमण यूं कहा जाए तो जयपुर वासियों का उस मोहल्ले पे हुआ। उस मोहल्ले का कोई इसमें कसूर नहीं था। वो तो शहर के बाहर जैसे आके जैसे जी जी शरणार्थी होते हैं, बस जाते हैं किन्हीं कोनों पर, वैसे वहां पर बस गए थे। फिर ये जब वहां पे मैं गई और फिर इसमें कल्पना का तो समावेश होना ही था। फिर कुछ काल्पनिक बातें भी मैंने वहां उसमें जोड़ी और उस तरह से ये गली हसनपुरा उपन्यास तैयार हुआ। ठीक ठीक। ये वैसे मेरा अगला सवाल था, बाद में था मेरा ये कहना था कि जैसे कोई आपके दिमाग जहन में एक आइडिया आया और उसके बाद उसको कैसे आप डेवलप करती हैं पूरी कहानी में, कि या उपन्यास के लिए कि पहले पॉइंट्स आप नोट करती हैं या कैसे, कि पॉइंट्स हाँ, नोट करके उनके हिसाब से कहानी डेवलप होती है? हाँ, मेरे साथ ये 2 तरह की बातें होती है इसमें। एक बार कभी-कभी ये होता है कि मुझे शीर्षक पहले कहानी का पहले संज्ञान जी में आता है। उसके बाद वो कहानी उस शीर्षक से जुड़कर बनती चली जाती है और उसमें फिर मैं उसमें रिसर्च करती हूँ, अपना शोध जो कहानी जी में मुझे डालना है, या वो शीर्षक से जुड़कर कुछ पात्र बन जाते हैं और विषय तो शीर्षक से जुड़ा हुआ आता ही है। कभी-कभी ऐसे होता है कि मैं पूरी कहानी लिख जाती हूँ और शीर्षक के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा कशमकश मशक्कत करनी पड़ती है। और मेरे मैं साथ भी ऐसा ही होता है कि पहले जी मैं हाँ, पूरा लिख लेता हूँ और उसके बाद ढूंढता हूँ कि अब इसका नाम क्या रखा जाए। नाग्य और शीर्षक में मुझे हमेशा दिक्कत होती है। आप पूछें तो मैं उससे पहले बता देती हूँ कि अहमदाबाद में एक साहित्यकार हैं, बड़े वरिष्ठ साहित्यकार हैं, डॉक्टर किशोर काबरा। एक बार मैंने उनसे मैं चूँकि केंद्रीय विद्यालय में हूँ, वो भी प्रिंसिपल थे, जी तो उन्होंने मुझसे एक बार मैंने उनसे पूछा कि सर मुझे ये शीर्षक रखने में बहुत परेशानी होती है। तो उन्होंने जी मुझे बोला कि ऐसा किया करो कि किसी भी कहानी या उपन्यास के 10 शीर्षक जो बेहतरीन आपको लगते हैं उनको एक पेपर पे लिख लिया करो और कम जी अच्छा लगने की क्रम में उसको आप काटते जाया करो और जो सबसे लास्ट में बचेगा वो टॉप ऑफ द 10 होगा या वही तो आपका बेहतरीन शीर्षक होगा। तो मैं ये भी कभी कभी उपयोग में लाती हूँ, ये उनकी जो टिप्स है ये। जी चलिए, अब मैं अगला सवाल करता हूँ आपसे। खैर इसमें पहला सवाल जो जिसका जवाब आपने दे दिया, दोबारा है, कुछ छूट गया हो तो आप उसको कवर कर दीजिएगा। कि जिस हिसाब से आपने अपने उपन्यास के पन्नों पर गली हसनपुरा इलाके, वहां की गलियों, वहां के रहन सहन, बोलचाल और किरदारों का खाका खींचा है, उस हिसाब से यकीनी तौर पर लगता है कि आप स्वयं कई कई मर्तबा उनसे रूबरू मिली होंगी। इस लिहाज से तो इस उपन्यास को लिखने के लिए आपने जमीनी तौर पर काफी काम किया है। लिखने से पहले की इस सारी कवायद में आपको अंदाजन कितना समय और क्या क्या प्रयास करने पड़े? वैसे तो आपने जी दे दिया है इसका आंसर, लेकिन अगर फिर भी नहीं, कुछ छूट गया सही हो आप बात है। देना चाहिए। जी हाँ, मैंने जैसे कि बताया कि गली हसनपुरा में मैंने जाके वहाँ शोध किया और पूरी कहानी जो है ये गली हसनपुरा की भी नहीं है, उसके आसपास फैले बहुत सारे मोहल्लों की है और उन स्थानों की है जो उससे जुड़कर हैं। कुछ लोग ऐसा भी है कि कभी उस मोहल्ले में थे लेकिन बाद में वो छिटक कर दूर रहने लग गए और तो जी ये वहाँ की कहानी है। और गली हसनपुरा जो लिखने के लिए मैंने पहले इसमें जैसे कुछ पात्र हैं वो कल्पना तो होती ही है, सभी हम जानते हैं बिल्कुल लेखक की। बिल्कुल। तो पहले ये विषय मुझे मिला और बाद में मैं वहां जाती रही और मैंने ये आधार प्रकाशन से आया है गली जी जी हसनपुरा।
इसको मैंने करीब 2020 में ये पुस्तक मेले में आया था, और उससे भी जी मैंने करीब 2.5-3 साल पहले आधार प्रकाशन वालों को दे दिया था। तो ये सोचिए कि और 2.5-3 साल पहले मैंने इसको लिखा होगा, तो करीब-करीब जी मुझे 5 से 6 वर्ष इस उपन्यास में लगे। ठीक ठीक। तो मैं अपना अगला सवाल करता हूँ आपसे। एक ऐसा उपन्यास जिसके केंद्र में एक बूढ़ा बेबस पिता, निरी एवं लाचार माँ, अपाहिज बहन और एक अदद आवारा भाई है। उसकी सफलता को लेकर क्या आपके मन में कहीं थोड़ी असुरक्षा, आशंका अथवा संशय का भान तो नहीं था कि इसे पाठकों द्वारा नापसंद किया अथवा नकारा भी जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, मेरे मन में ये संशय था, क्योंकि इसकी जो कहानी है, वो माफ़िया, भू-माफ़ियाओं के इर्द-गिर्द जी मतलब भू-माफ़िया इसमें अहम रोल निभाते हैं इस उपन्यास में। तो मुझे लगा जी था कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको आम उपन्यास समझकर कि भू-माफ़ियाओं पे तो ज़मीन हड़पने को लेकर कई और उपन्यास पहले लिखे गए हैं। जी तो जी ऐसा ना हो कि इसको पाठक नकार दें, लेकिन सबसे अच्छी बात इस उपन्यास की ये रही, जैसा कि पाठकों का स्नेह मिला, कि इसकी जो कहानी है और जो पात्र हैं, उन्होंने इसमें बड़ा योगदान, इसको इसकी सफलता बिल्कुल के पीछे बिल्कुल। पूरा योगदान उनका है। कि ये कहानी कहीं-कहीं सामान्य सी लग हो सकती है कि सबने इस पे लिखा होगा, लेकिन विशेष इसको बनाया इसके पात्रों ने। इसके पात्र में जी बिल्कुल। इस उपन्यास का कौन सा पात्र आपके दिल के सबसे करीब है और क्यों? हाँ, इस उपन्यास का जो मेन पात्र है, इसकी मीरा है। मीरा की, मीरा, मीरा मीरा की, है जिसे, हाँ, मीर की जिसे कहा जाता है। जी दरअसल जी इसके पीछे भी एक ये बड़ी त्रासदी है कि कुछ वंचित समुदायों में ये होता है कि नाम भी पूरा नहीं लेते हैं। जैसे शिव जी सहाय नाम है तो उसको कह देंगे सौसाया, और जी मान लीजिए कि मीरा नाम है तो उसको कहेंगे मीर की, अगर कमल नाम है तो उसको कह देंगे कमली। मतलब यहाँ तक कि उनका पूरा नाम भी लेना पूरा नाम जो भी- संभ्रांत समाज है वो उचित नहीं समझता। मतलब उनके उनके जो निम्न स्तर समाज है, तो उनके नामों को भी इसी तरह से निम्न स्तरीय मान लिया जाता है। उसी तरह तो ये मीरा, जैसे कि मीर की मैंने इसमें नाम दिया है उसका, उसको इसी नाम से सब लोग पुकारते हैं। वो वही मुझे बहुत प्रिय इसका इसकी पात्र लगती है। ठीक। हालांकि सभी पात्रों से मुझे उतना ही लगाव है, क्योंकि कहानी को बढ़ाने में छोटे से छोटे पात्रों ने भी बहुत ये योगदान दिया। बिल्कुल बराबर योगदान होता है। आपको अपने उपन्यास का कौन सा पात्र यथार्थ के सबसे करीब एवं सबसे दूर दिखाई देता है? हाँ, इसमें जो बापू है उनका, मीरा का जो, जी मीरा और सतुनी, सूरज, ये तीनों भाई बहन हैं। इनका जो पिता जी है, वो बिल्कुल यथार्थ, मुझे वो जो बूढ़ा वृद्ध आदमी है, वो हर समाज में, कोई भी समाज हो जिसमें कि लाचार बाप होंगे, वो लगभग वैसे ही एक ही वैसे ही स्तर के होंगे। हैं, बिल्कुल उसी तरह से त्रासदी से जूझते हैं, परिवार की समस्याओं से जूझते हैं, गरीबी से जूझते हैं। तो मुझे बेबसी वो जो और- बेबसी से, लाचारी से, जी तो वो पात्र मुझे बिल्कुल यथार्थ से जुड़ा हुआ नजर आता है इसमें। कहा जाता है कि सार्थक एवं प्रभावी लेखन के लिए किसी भी लेखक की लेखनी में कहा जाता है कि सार्थक एवं प्रभावी लेखन किसी भी लेखक की लेखनी में तब उत्पन्न होता है जब वह स्वयं पर काया में प्रवेश के जरिए उस किरदार को खुद में जीकर लिखे। क्या इस कहानी के किरदारों को रचते वक्त आपने भी उनकी पीड़ा अथवा उनकी मानसिक अवस्था को जिया? अगर हाँ, तो आपको उस मानसिक अवस्था से बाहर निकलने के लिए कितना समय और क्या क्या प्रयत्न करने पड़े? जी, बहुत अच्छा आपने ये सवाल पूछा है। दरअसल जब मैंने ये गली हसनपुरा लिखा, मैं अब इस मतलब अब तक भी 5 साल बाद भी मैं उनकी पीड़ा से जूझ रही हूँ, और उससे बाहर आने के लिए तो एक ऐसा ही विषय मुझे और मिला उपन्यास के लिए, जिस पर मैं करीब इधर 3-4 साल से शोध कर रही हूँ। अब लेकिन जी मुझे उसको लिखने के लिए मैं थोड़ा लिखती हूँ और रुक जाती हूँ, सिर्फ़ इसलिए
कि जब भी हम कोई त्रासदी से जूझता हुआ विषय लेते हैं तो उसमें हम इतने खुद द्रवित हो जाते हैं, तो वो जो एक व्यथा है उसमें वापस मुझे परकाया प्रवेश करने में एक भय लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो बिल्कुल। कि मैं खुद ही डिप्रेशन में चली जाऊं। और हाँ मैं बिल्कुल। जैसे इस उपन्यास को लिखने के बाद में अब भी जब भी इसकी बात होती है तो वो सारी बातें, वो जो कॉलोनी में जो उस मोहल्ले में वो जो चीख पुकार, उनकी त्रासदी, और वो चूड़ी वालों के छोटे छोटे सड़क पे खेलते हुए बच्चे जिनका घर से ज्यादा सड़क ही उनका घर होता है, वो सारा बिल्कुल। कुछ मेरे दिमाग में इस तरह से गूंजने लगती है आवाजें कि ये होता है कि नींद में भी उससे पीछा छुड़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये विषय मतलब इससे मैं अभी पूरी तरह से तो उबर नहीं पाई हूँ। जब जब इसकी बात करूंगी मुझे लगता है वही सब मुझे दोबारा से परकाया प्रवेश करना पड़ जाता है उसमें से। तो जितना मैं वापस बाहर आती हूँ उतना फिर मैं उसमें समा जाती हूँ। ठीक। आपने अपने उपन्यास में राजा की प्रेमिका रही जौहर जान के उत्थान और पतन का उल्लेख किया। क्या ये पुरानी किंवदंती है अथवा इसे महज कल्पना के आधार पर उपन्यास को रोचक बनाने के लिए लिखा गया? जी, ये कुछ तो इसमें सच्चाई है। और ये जो एक जोहराबाई की एक कथा है, ये मुझे मेरे पिता ने एक बार सुनाई थी। और चूंकि मैं जयपुर ही मेरा नेटिव प्लेस है, तो मेरे पिता ने एक बार जौहरी बाजार और वहां से हम जब छोटे छोटे थे वहां से गुजर रहे थे, तो तब तो मैंने कहाँ कभी सोचा भी था कि मैं इस तरह का कोई उपन्यास लिखूंगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो इकट्ठी होती जाती हैं यादें। तो जौहरी बाजार, और यहाँ पर आप जो लोग जयपुर में रहते हैं या जयपुर घूमने आते हैं वे जानते होंगे कि यहाँ पर सारे नेहरू बाजार, बापू बाजार, इंदिरा बाजार, जौहरी बाजार, इस तरह के बाजार हैं। तो जौहरी बाजार से गुजरते हुए यहाँ हर बाजार में ये है कि नीचे तो दुकानें हैं और ऊपर घर हैं। किसी ऊपर समय में पर। वो शायद सिर्फ दुकानें ही रहा करती होगी। तो उस समय वहां से गुजरते हुए मुझे मेरे पिता ने ये एक कहानी, छोटी सी कथा सुनाई थी कि यहाँ जो जितने ऊपर आप ये जो मकान छोटे छोटे देख रहे हो, यहाँ पर किसी समय में तवायफें रहा करती थी। और तवायफों में उन्होंने मुझे ये जोहराबाई की एक कथा, उस समय हम तांगे में जा रहे थे, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और मेरे बड़े भाई हम दोनों छोटे छोटे थे। और तांगे पे उन्होंने हमको घुमाते हुए ये बताया था कि देखो ये जोहराबाई की कथा है, एक राजा हुआ करता था और किस तरह से जोहराबाई को धोखा देकर उसको, क्योंकि उसका वर्चस्व इतना ज्यादा हो गया था कि राजा के जो मंत्री थे उससे भी ज्यादा ओहदा उस तवायफ का जोहरा हो गया था। तो उस कहानी में बिल्कुल सच्चाई है और मैंने वो उसको लिया यहाँ पे। और ये सायास ही हुआ, मुझे इसमें प्रयास नहीं करना पड़ा जब मैं लिख रही थी। तो ऐसा कहते हैं ना कि आप एक बार मैंने एक छोटी सी टीवी में एक इंटरव्यू देखा था, सरोज सरोद जो बजाते हैं अमजद अली खान का। तो उनसे ये पूछा कि आपको ये जो राग हैं ये सब कैसे प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये जो सारे राग हैं ये सारे यहाँ कायनात में उपस्थित होते हैं, लेकिन जिस चीज का अभी सौंदर्य बोध, एस्थेटिक सेंस, सिक्स्थ सेंस जागरूक होता है उनको ये प्राप्त होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि लेखकों को भी ये जो सिक्स्थ सेंस होता है ये लेखकों को ही मिला होता है, सौंदर्य बोध। और ये सारे विषय जो हैं उनके आसपास घूम रहे होते हैं, लेकिन जिस समय आप लिखने बैठते हैं तो उससे मिलती जुलती कथाएं जो है वो आपके जहन में कलम के जरिए है, ऐसा मुझे लगता है। जी बिल्कुल। इस उपन्यास के एक प्रसंग में आपने बताया कि मंदिर की सीढ़ियों पर सोई एक दलित स्त्री को सुबह सुबह पंडित जी का पैर टकरा जाने से उनका लोटा लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरता है। इसके बाद पंडित जी उस स्त्री को कलंकिनी और जाने क्या क्या कहकर उसका धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाते हुए दुत्कारते हैं। ये बात दूर दराज के इलाकों के हिसाब से तो आज भी सही जान पड़ती है कि अब भी वहां ऐसा होता होगा, लेकिन आपने इसे आज की मॉल संस्कृति और शहर की बात के बीच में लिखा। अब प्रश्न मेरा यह है कि क्या शहरों में भी ऐसा होते देखने का आपका अपना निजी अनुभव है अथवा इस कुरीति की इस कुरीति की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आपने ऐसा लिखा? नहीं, ये शहरों में अभी भी है ये समस्याएं, यहाँ तक जी। कि अब भी है।
मान लीजिए कभी कोई आपके दरवाजे पे आ जाता है, कोई सब्जी बेचने वाली या कोई, तो आज भी यहाँ किन्हीं किन्हीं इलाकों पर मुझे सुनाई देता है कि वे पहले पानी पीने से पहले ये पूछते हैं कि आप कौन जात हो। तो ये कोई मैंने ऐसा नहीं कि इसमें कोई अतिशयोक्ति है, ये आज भी शहरों में व्याप्त है। यहाँ तक क्योंकि कि यहाँ यहाँ दिल्ली में यहाँ हमें दिखाई नहीं देता है आमतौर पे ऐसा, तो नहीं, इसलिए वो मैंने। पहुंच इलाकों में नहीं होता है, लेकिन जब आप बात करेंगे लोगों से दूर दराज जो रह रहे हैं दिल्ली में ही, तो ये जरूर समस्याएं आपको मिलेगी। बल्कि ये भी होता है कि यहाँ आप जब मकान खरीदने जाओ, तो वहां पर पहले ये पूछा जाता है सबसे पहले तो कि आप हिंदू हैं अथवा आप किसी मुस्लिम हैं या आप किस धर्म को मानते हैं। फिर ये पूछा जाएगा कि आप किसी माइनॉरिटी के तो नहीं हैं। तो ये मैं अभी की बात आपको बता रही हूँ। हाँ, अब भी ऐसा होता है। अभी कुछ दिनों पूर्व ही हम एक फ्लैट देखने गए थे, तो वहां मैं मुझसे पहले पूछा गया कि भाई आप हिंदू हैं, आप मांस मछली तो नहीं खाते हैं। फिर मैंने कहा कि नहीं, हम नहीं खाते हैं। तो उन्होंने मुझे यह आश्वासन दिया कि आप यकीन मानिए कि यहाँ पर जो रहते हैं ना, ये इनको भी हमने उन लोगों को दिया ही नहीं है जो मुस्लिम थे या जो ईसाई थे या जो उनको हमने नहीं दिया, और मांस मछली खाने वाले आपको यहाँ कोई नहीं मिलेंगे। तो ये आज की बात मैं आपको बता रही हूँ, करीब महीने भर पहले की। तो बदलाव हुआ होगा, लेकिन अभी भी ये अभी तो भी पूरी व्यापक पूरी। पहुंच नहीं है उसकी जो है, हाँ जी बदलाव की बिल्कुल। व्यापक पहुंच नहीं है। जी बिल्कुल। मेरा अगला प्रश्न है कि एक ऐसी कहानी जिसमें खुशी से ज्यादा अवसाद, दुख और विपदा के पल ज्यादा हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें खुशी, हर्षोल्लास के पल ज्यादा या फिर संतुलित अथवा अनुपातिक मात्रा में होते तो ज्यादा बेहतर होता? हाँ, मुझे कभी कभी ये लगता है, आपने बिल्कुल सही कहा कि मुझे प्रेम का, मैंने हालांकि मीरा और बनवारी का प्रेम है इसमें, त्याग तो वो बाद में होता है, पहले तो उनका प्रेम ही शुरू होता है। हाँ। तो मुझे कई बार ये लगता है कि जैसे मेरे प्रति पति जो हैं, वो मेरे पहले क्रिटिक हैं। वे कई बार मजाक में ये भी कहते हैं कि किसी दिन जब मैं आलोचना लिखने लगा तो सबसे पहले आलोचना आपके ऊपर लिखूंगा। तो वो मेरे कट्टर आलोचक हैं। उन्होंने सबसे पहले मुझे कहा था कि आपने इसमें प्रेम लिखा है, तो प्रेम का थोड़ा और विस्तार होना चाहिए था। जी हाँ, मुझे आप भी बिल्कुल सही। थोड़ा और डेवलप होना चाहिए था वो चैप्टर जो है। जी हाँ, जी हाँ। होता है वो, प्रेम है लेकिन वो फिर त्याग और समझौते में बदल जाता है। तो और जी। समझौता भी ऐसा जो खुशी खुशी किया गया हो। तो ये मुझे लगता है कि ये सच्चाई के ज्यादा नजदीक है ये उपन्यास। प्रेम इसमें और ज्यादा डाला होता तो शायद ये फिर काल्पनिक और ज्यादा लगता। तो मैं आगे कोशिश करूंगी कि मैं आप जैसा कह रहे हैं उसमें सुधार ला पाऊं मैं, और अन्य जो रंग हैं इसके, रस हैं जो जिंदगी के, वो और पिरूं अपने अगले उपन्यास में। तो चांस की बात है कि आपके जवाब के साथ अगला सवाल शुरू हो रहा है, वो भी उससे जुड़ा हुआ है कि किसी भी कहानी या उपन्यास को पूरा करने के बाद भी उसमें कहीं ना कोई कमी, कोई ना कोई कसर रह ही जाती है, जिसे सिर्फ लेखक जानता है। ऐसे में अगर कभी मौका मिले या फिर जहन में आए तो आप अपने इस उपन्यास में क्या घटाना और बढ़ाना चाहेंगी, या फिर इसकी वर्तमान नियति एवं स्थिति से ही आप पूर्णतः संतुष्ट हैं? नहीं, मैं जैसा मुझे फीडबैक मिला इसका, आपने भी जैसे अभी कहा कि मैं इसमें कुछ और प्रेम, कुछ और रस जो जीवन के हैं वो और इसमें पिरोना चाहूंगी। एक, शायद आपका ये प्रश्न भी हो, मैं इसका जवाब नहीं देती हूँ, मैं इंतजार करूंगी कि आप ही मुझसे इसका प्रश्न पूछें। बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो। जो चीज आपके मन में आ रही है ना, उसको बोल दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास नहीं हो और तब तक आप भूल जाए उसको। जी हाँ, जैसे मेरे प्रकाशक ने मुझे बोला था कि इसमें ये होता है कि जो मीरकी है वो भू माफियाओं के की शिकार हो जाती है, और उसकी जो मृत्यु, मतलब उसकी हत्या कर दी जाती है। जी जी तो जी। उन्होंने अंत ये में। बोला था, और कई लोगों ने मुझे ये बोला कि भाई इसमें आपने इनको इसकी मृत्यु बता के उपन्यास को थोड़ा सा ये अंत तक ट्रेजिक। जाते जाते थोड़ा सा दुख इसमें, उदासी नजर आती है, थोड़ा उदासीन लगता है। तो जी जी। लेकिन मेरा जवाब उनको ये होता है कि मीरकी की मृत्यु मैंने जरूर इसमें दिखाई है, लेकिन मीरकी जिस लड़की को गोद लेती है
उसका मैंने इसमें अंत में एक एक शुरुआत दिखाई है कि वो चाहती है कि वो आईटीआई करके गांव में हैंड पंप बना लगाने का काम करे। तो मैंने उसका वहां पे ये दिखाया है कि वो जो है कि वो अब आगे पढ़ती है और आगे आईटीआई में जाना चाहती है। तो एक पक्ष इसका मैंने हकीकत दिखाई है मिर्की की मृत्यु, लेकिन दूसरा ही मैंने उसमें एक सकारात्मक जो है संदेश भी दिया है कि जिंदगी यहाँ थमी नहीं है, उसकी पाली हुई जो बेटी है उसका संघर्ष जारी है। मुझे भी यही लगा था कि ये एंड एकदम ट्रेजिक पे आ गया, जबकि एकदम वो इलेक्शन जीतती है और उसके बाद एकदम डेथ दिखा देना। तो जी खैर। हाँ, लेकिन मुझे ये लगता है मैंने कोशिश की थी कि मैं इसके अंत को बदल पाऊं और मीरकी को मैं जिंदा रखूं, लेकिन वो हकीकत के करीब नहीं लग रहा था मुझे, क्योंकि ऐसा अब भी नहीं होता है कि कोई एक बिल्कुल ही जो निम्न स्तर से उठकर कोई अचानक से एक जो है नेता बन के उभरे। ऐसा कोई मतलब हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको हकीकत के करीब रखने के लिए मीरकी की जो अंत था वो उसकी मृत्यु बताई, मृत्यु भी उसकी हत्या बताई मैंने कि किस तरह से वो षड्यंत्रों में फंसकर। और होता ये है कि उसके अपने भाई सूरज को ही फंसा दिया जाता है उसकी मृत्यु में, जबकि सूरज तो वहां होता भी नहीं है। तो वहां, हाँ, वहां एक उदासी जरूर आती है, लेकिन आप देखें उसको जब पढ़ते हैं तो उसमें जो उसकी पाली हुई जो पाली पोसी जो गोद ली हुई पुत्री होती है, उसका मैंने एक सकारात्मक पहलू ये दिखाया है कि वो अपना संघर्ष जारी रखती है। एक इस उपन्यास में मुझे एक थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दी। दिक्कत ये है कि पात्र एक तरफ जैसे सब्जी बेचने वाले या उस मोहल्ले के हैं, लेकिन उनकी भाषा थोड़ी साहित्य की तरफ जा रही थी, जो है कठिन वाली हिंदी कह लीजिए, उर्दू कह लीजिए। तो अच्छा, उसको आप वहां पर अगर उनके इलाके के हिसाब से भाषा को रखती थी और ज्यादा अच्छा रहता। देखिए इसी में ना मुझे एक फीडबैक ये मिला था कि मुझे किसी ने बोला कि आपने इसमें राजस्थानी बहुत ज्यादा उपयोग में ली है जो पात्र हैं उनसे। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर यहाँ पर जो पाठक पढ़ते हैं उनकी राय सर माथे पर बिल्कुल कि वो कैसा सोचते हैं। कुछ पाठक ये कहते हैं कि आपने जो पात्र हैं उनसे ज्यादा राजस्थानी यहाँ की जो स्थानीय भाषा है वो कहलवा दी, और जो लेखक जैसे आप बता रहे हैं उर्दू या वो शायद मेरा लेखकीय व्यक्तित्व उसमें प्रवेश कर गया और वो वाली भाषा वहां पर आ गई। तो मैं जरूर आगे ध्यान रखूंगी कि दोनों का मेल जोल बना रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि किरदार को उसकी अपनी भाषा बोलनी चाहिए, बेशक उसके हाँ नीचे उसका अनुवाद हिंदी में दे दिया जाए, सरल सरल हिंदी में, कि सभी समझ सके उसको। हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन अब मैं उन पाठकों का क्या करूं जो ये कहते हैं कि आपने यहाँ स्थानीय भाषा ज्यादा प्रयोग में ला दी नहीं, हमें मुझे समझ। मुझे मुझे स्थानीय भाषा कम लगी इसमें। खैर, अपनी अपनी अच्छा, वो पसंद की बात है। आपकी ये बिल्कुल स्थानीय आपकी भाषा भी हो, स्थानीय भाषा हो, लेकिन उसका अनुवाद साथ में हो कि हर पाठक की समझ में आए। हाँ, ये बिल्कुल ये इस बात का मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि या तो मैं नीचे उसमें कहीं कोष्टक बना के लिख दिया करूंगी या उसके साथ में ही उसका हिंदी में भी अनुवाद लिख दिया करूंगी। और उससे ज्यादा लोगों की तक आपके रचनाओं की पहुंच हाँ नहीं, बढ़ेगी आपकी। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे पाठक होते हैं जो उर्दू भी नहीं जानते हैं या राजस्थानी नहीं जानते हैं, हो सकता है उनको समझने में कठिनाई हुई होगी। तो मैं उसका बिल्कुल आगे से ध्यान रखूंगी कि उसको सरलीकृत हिंदी में मैं लिखूं उसको। जी जी। एक जैसे वो नानी जो बच्चों को कहानी सुना रही है, तो बच्चे जो सवाल कर रहे हैं वो भी थोड़ा बच्चे के हिसाब से भाषा होनी चाहिए थी, थोड़ा सा ये लगा मुझे उसमें। अच्छा, मैं दोबारा से इसको देखती हूँ कि हाँ। ऐसा हुआ होगा। आप पढ़ रहे हैं, आप तो आप बहुत गंभीर पाठक हैं और समीक्षक तो हैं ही, तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे होंगे। मैं ध्यान रखूंगी इस बात का। अच्छा, अब एक मेरे पास एक आखिरी सवाल है, इसीलिए ये मैंने बीच में दूसरी चीज जोड़ दी कि मेरे सवाल खत्म होने वाले थे। तो मैंने कहा इस बारे में बात रूबरू आमने सामने बात कर ली जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। जी तो जी। मेरा आखिरी सवाल है कि दो कहानी संग्रह और एक उपन्यास के तीन बाद आप, तीन कहानी हाँ संग्रह। सॉरी सॉरी, मैंने तीन ही लिखा है। तीन कहानी संग्रहों और इस उपन्यास के बाद आप अपने आप को हिंदी साहित्य के इस गलियारे में
कहाँ और किस मुकाम पर खड़ा देखती हैं, और आने वाले भविष्य को लेकर आपके मन में किस तरह की योजनाएं हैं? जी, मेरा एक जो उपन्यास है वो सामयिक प्रकाशन के पास है, प्रस्तावित है। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में वो आएगा जरूर। और आधार प्रकाशन के पास भी मेरा एक उपन्यास है, तो मुझे लगता है वो भी निकट भविष्य में आ जाएगा, क्योंकि उनको सामयिक प्रकाशन को तो दिए हुए 3 वर्ष हो गए, तो लगभग इतने प्रकाशक इतना समय लेते हैं। ले तो मुझे लेते लग हैं। रहा है निकट भविष्य में जरूर हो सकता है कि अगले पुस्तक मेले में ही आ जाए। तो लेकिन लेखिका के रूप में मैं हमेशा अपने आप को बिल्कुल नया मानती हूँ, और हर बार लिखते समय वही जिज्ञासा और वही मेरे शोध के की जो मेहनत होती है वो होती है उसके पीछे। और कहानी जब तक पकती नहीं है मैं नहीं लिखती हूँ, और उस पर विचार मेरा चलता रहता है। हाँ, कुछ कहानियां ऐसी भी होती है, जब देखिए अब ये उस जगह पर आ गए कि कभी कभी कोई पत्रिका में या अखबार वाले ज्यादातर ऐसा करते हैं कि वो आपको विषय या किसी त्योहार या उससे संबंधित कहानी की डिमांड भी करते हैं, मांग भी होती है। तो मांग वाली जो कहानियां होती है उस पर लिखने में मुझे थोड़ी सी परेशानी जरूर होती है, क्योंकि उसकी एक समय सीमा होती है, और हो सकता है कि आप किसी त्रासदी भरे कहानी कोई लिख रहे हो और आपको एक प्रेम कहानी की वहां पर डिमांड हो गई हो। लेकिन उस पर मैं कोशिश करती हूँ कि अगर मुझसे कोई कहानी चाहे तो मैं उसको लिखती जरूर हूँ। जैसे सुधा ओम ढींगरा जी ने संपादित की थी, उसमें एसिड अटैक सर्वाइवर पे एक हम्म, कहानी मेरी भी थी, बलेडी औरत करके। तो वो जब जी। उन्होंने मांगी तो मैं किसी अन्य एक प्रेम कहानी लिख रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि हमें एसिड अटैक पर एक कहानी चाहिए। तो मैंने कई दिनों तक उनको कहा कि हाँ मैं दे दूंगी, आपको दे दूंगी। लेकिन अंत में ये हुआ कि मुझे लगा मैं तो अब नहीं लिख पाऊंगी, और मैंने उनसे क्षमा याचना की कि मैं अब नहीं लिख पाऊंगी इस पर। तो उनकी ये बल मानसत और उनका बड़प्पन देखिए कि उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको 15 दिन और देते हैं। और जो कहानी मेरी अधूरी थी, फिर मुझे मतलब बहुत थोड़ी सी शर्मिंदगी भी हुई कि एक लेखक के लिए कोई इतना इंतजार कर रहा है तो मुझे लिखना ही चाहिए। हालांकि वो जो बलेडी औरत की कहानी है वो बहुत कहीं दूर मेरे एक टीनेज में मैंने एक लड़की देखी थी जिस पर एसिड अटैक होता है। तो वो कहीं ना कहीं वो विषय मेरे दिमाग को हॉन्ट तो करता था। मैं सोच रही थी कि इस पर कभी लिखूंगी, लेकिन जब मांग हुई तो वो कहानी खुद ब खुद मेरे जहन में, जैसा भी मैंने कहा कि वो एक सिक्स सेंस होता है, भगवान देता है सबको, वो परम पिता परमेश्वर वो, या जो कह लें कि वो ऊर्जा होती है, वो आपको उस जहन में उस समय वो बात आई जाती है। तो फिर ये कहानी उतरी। हालांकि जो मांग पर लिखी हुई कहानी है वो लिखते समय मुझे थोड़ी सी परेशानी अवश्य होती है। मैं भी ऑन अपनी डिमांड कभी कहानी। नहीं लिख पाता, कि जी मुझे हाँ। भी ये होता है कि यार मैं शब्दों में भी अपने आप को बांध नहीं पाता कि 400 शब्दों में एक व्यंग्य लिख कर दे दीजिए। तो जब मैं लिखने हाँ। बैठूंगी, वो मेरे साथ तो दिक्कत, जब ब्लॉग पे लिखते थे तो ये दिक्कत थी कि मेरे को कहते थे कि ये लिखना शुरू करता है लेकिन ब्रेक नहीं लगा पाता, कि कहाँ ब्रेक लगानी है। तो एक कहानी पता चलता था कि 35 पेज की हो गई, और 40 पेज की हो गई, 27 पेज की हो गई। तो अब ये है कि पढ़ना शुरू किया, और दूसरों को और खुद के ऊपर अंकुश लगाना सीखा मैंने। तो अब जो है वंदना, मेरी संतुलित कहानी होती है। इसमें एक सवाल मुझे वंदना गुप्ता जी का दिख रहा है कि रजनी जी आप अपने किरदार कहाँ से, इतना ही छपा इसमें आया है। मुझे लगता है शायद वो पूछ रही होंगी अपने किरदार आप कहाँ से लेती हैं। जी तो जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं अपने रचना कर्म के बारे में बता देती हूँ कि जब मैं कहानी लिखने लगी तो मुझे ये लगा, वंदना जी का जवाब मैं ये दे रही हूँ, कि हर कोई तो कहानी लिख रहा है यहाँ पे, हर कोई वही विषय तो ढूंढ रहा है कि जो सब लिख रहे हैं। तो इसलिए मैंने जो मेरी कहानी पढ़ते हैं, हाँ अपने किरदार कहाँ से उठाती, तो मैंने ये कोशिश की कि मैं कुछ विषय ऐसे किरदार उठाऊं जो कि आम जीवन से जुड़े हुए तो हों लेकिन फिर भी सबसे अलग लगे। और मैं हमेशा तब तक नहीं लिखती जब तक कि मुझे वो उसमें कोई विशेषता नजर नहीं आती। तो कहीं भी ये पात्र तो कहीं भी मिल जाते हैं। जैसे एक कहानी है मेरी कि इसमें अटूट बंधन का भी सवाल का जवाब आ जाएगा। उन्होंने पूछा कि मैं अपनी कहानियों के बारे में बताऊं। तो एक कहानी मेरी है नमक सार, जो कि खासी चर्चित कहानी रही।
और उस कहानी को चेन्नई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी जाती है सेकेंड ईयर में। तो जैसे कि अब सरकारी नौकरी के चलते हमें ये जरूर हम कहते हैं कि हम अपना बोरिया बिस्तर लेके तैयार रहते हैं और जहाँ कहीं भी सरकार भेज दे हम चले जाते हैं। इस तो मैं सरकार का धन्यवाद भी इसलिए देना चाहूंगी इस नौकरी का कि जहां जहां भी मैं गई, तो कभी तो मैं गुजरात में थी, कभी मैं एकदम कच्छ में जो पाकिस्तान से सटता इलाका है वहां पर भुज में मेरी हमारी पोस्टिंग थी, तो कभी मैं राजस्थान में आ जाती हूँ, कभी मैं मुंबई चली जाती हूँ। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों में प्रवास के दौरान मुझे वहां के जो पात्र मिले उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे कि भुज में मेरी हमारी पोस्टिंग हुई तो नमकसार जो कहानी मैं बता रही थी, तो भुज में नमक की फैक्ट्री है, मतलब नमक की खेती कहते हैं वहां पर, नमक की खेती होती है। तो हम वहां पर घूमने के लिए गए थे, तो मैंने देखा वो नमक के जो मजदूर हैं वो इतनी त्रासित त्रासित अवस्था में रहते हैं कि उनके जो हाथ और पैर हैं इतने गल जाते हैं, नमक जो है उनके अंदर इतना जज्ब हो जाता है कि उनके मरने के बाद भी जब उनको जलाते हैं तो उनके हाथ और पैर की हड्डियां नहीं जलती है। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने उस पर कहानी लिखने की कोशिश की और ये नमकसार कहानी बनी। ऐसे ही एक हम कश्मीर घूमने गए थे और वे अब यहाँ नहीं रहते, एक मेरी कहानी है जो कि ये इसमें शिल्पायन से आया था, ये हवाओं से आगे इसमें है वो कहानी। तो कश्मीर हम जब गए थे तो हम शिकारे में जैसे ही जाने लगे तो वो जो शिकारे चलाने वाला लड़का था उससे मेरी जो संवाद हुए वहां के स्थानीय लोगों को लेकर कि क्या वहाँ का जो माहौल है और उसकी जो एक खीज थी, जो किस तरह से वहाँ पर्यटक जो उनसे बात करते हैं कि भाई आप कैसे खाते हो कैसे कमाते हो, तो उसकी जो खीज निकली उससे ये कहानी वे अब यहाँ नहीं रहते। तो जब मैंने उससे पूछा कि यहाँ कितने हिंदू रहते हैं तो उसने कहा नहीं वे अब यहाँ नहीं रहते, बड़ा वो गुस्से में उसने कहा। तो ये कहानी मेरी वहां से हुई। और बहुत सारी कहानियां मेरी मुंबई में मैंने लिखी। एक है मेरी वो मरीन ड्राइव की खाली बोतल। तो उसमें ये हुआ ना, चूंकि पूछा गया है कि मैं कहानियों के बारे में बताऊं, तो मरीन ड्राइव पर हम बैठे हुए थे, मैं और मेरे पति, और अचानक से एक प्लास्टिक की बोतल उठ आई लहरों के सहारे, और वहां सीमेंट के ब्लॉक्स जमे हुए हैं। जिन लोगों ने मरीन ड्राइव देखा है तो वे जानते होंगे। तो वो ब्लॉक में आकर वो जो है प्लास्टिक की बोतल अटक गई। अब मेरे पति ने बोला कि फिर ये यहीं से कहानी शुरू हुई कि मेरे पति ने बोला कि देखो ये कैसे प्लास्टिक फेंक देते हैं लोग पानी पी पी कर। तो मैंने उनसे कहा लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, ये जो प्लास्टिक की बोतल है ये बाहर जरूर आ जाएगी। तो यहीं से कहानी शुरू हुई कि एक अधेड़ दंपत्ति जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो वे फिर उनकी जिंदगी कैसी होती है, ये कहानी शुरू हुई। तो मैंने बोला कि देखिए जो समुद्र है वो फॉरेन पार्टिकल को कभी भी अपने भीतर अपने गर्भ में नहीं रखता, चाहे वो प्लास्टिक की बोतल हो। तो फिर उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा देखिए टाइटैनिक का एक सबसे बड़ा यहाँ पर एक उदाहरण है हमारे सामने कि टाइटैनिक इतने वर्षों तक समुद्र के अंदर रहा लेकिन समुद्र ने उसे किसी न किसी तरह बाहर फेंका। तो जितनी भी प्लास्टिक है, गंदगी है, कचरा है हम फेंकते हैं, समुद्र वो अपने गर्भ से निकाल के वापस हमें दे देता है कि ये तुमने तुम्हारा जो ये पॉल्यूशन है, ये प्रदूषण तुम ही संभालो। तो मैंने मेरे पति को कहा कि देखिए जो गर्भ होता है वो कभी भी अपने अंदर जो एक फॉरेन पार्टिकल को नहीं रखता। जैसे कि हमारे गर्भ में, स्त्री के गर्भ में बच्चा होता है, तो कभी भी स्त्री उसको हमेशा के लिए अपने गर्भ में नहीं रख सकती, उसे तो 9 महीने बाद बाहर आना ही है। तो जब उसे बाहर आना ही है और वो एक थर्ड पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल है, तो फिर हम जो बूढ़े हो चुके दंपत्ति होते हैं वो क्यों ये दुख मनाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के बाहर चले गए या हमारे बच्चों को हमसे दूर हो गए हैं। तो उन्हें दुख नहीं मनाना चाहिए क्योंकि गर्भ भी कभी अपने भीतर कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं रखता। तो ये मरीन ड्राइव की खाली बोतल, वहां से मेरी कहानी उत्पन्न हुई थी और बनी। और फिर अच्छा वाकया ये हुआ कि मुझे दोबारा से प्रवास का मौका मिला मुंबई में, करीब 6-7 साल हम वहां रहे। तो जब मैं दोबारा गई तो एक किसी पाठक ने मुझे कहा था कि मरीन ड्राइव की खाली बोतल जो है वो यूं लगता है कि, माफ कीजिए,
कि यूँ लगता है कि जैसे ये कहानी और कुछ कहना चाहती थी, इसका सेकंड पार्ट होना चाहिए। तो फिर मैंने इसके आगे की एक कहानी और लिखी थी कि प्लास्टिक की नहीं, खाली बोतल। तो उसमें इसका सेकंड पार्ट आया था। तो बॉम्बे में एक कोलाबा जगह है, जो कि ऐसा जी। कहा जाता है कि सबसे पहले मुंबई में, जो मुंबई एक आइलैंड है, तो सबसे पहले वहां पे कोलियों का एक बाड़ा था। कोलाबा, कोली बाड़ा से ये कोलाबा बना। वहां पे हमें रहने का प्रवास का मौका मिला। तो वहां पर मैंने बिल्कुल, वहां पे भी ऐसे ही हुआ कि हमारे जो गली हसनपुरा उपन्यास में जैसे मुझे विषय मिला, ये कोलाबा की बा एक कहानी मेरी है। तो हमारी सरकारी कॉलोनी से लगकर ही वहां पर एक जो है बंदरगाह है वहां पे। तो वहां से मछली बेचने वालों की आवाज आती थी बहुत सारी। एक दिन मैं वहां पर गई और मैंने ये देखा कि वहां मछलियां बेचने वाले हैं, मछुआरे हैं। तो वो एक कहानी मेरी कोलाबा बा, बा मतलब कि गुजरात में, महाराष्ट्र में भी कहीं कहीं मम्मी को बा कहते हैं, माँ को। जी। तो एक महिला मुझे ऐसी मिली जिसने ये बताया कि मेरा बेटा जो है, हम तो गरीब लोग हैं, वो मछली पकड़ता था और वो तूफान में घिर के, हालांकि मना कर देते हैं कि तूफान में जाना नहीं है मछली पकड़ने, लेकिन वो क्योंकि फाका मस्ती रहती है घर में, खाने को कुछ नहीं होता, तो वो छुप कर भी पुलिस वालों से, और वो चला गया था मछली पकड़ने। और ऐसा हुआ कि वो वहां से और पाकिस्तान के एरिया में चला गया। और वहां से कुछ फिर 147 के करीब मछुआरे छुड़ाए थे हमारी सरकार ने, उसमें उसका बेटा भी छूट कर आया था। तो वो एक माँ की क्या दर्द भरी दास्तान है, वो मैंने कोलाबा की बा में लिखा। इसी तरह से बहुत सारी कहानियां हैं, विषय मुझे आसपास मिल जाते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में जाती हूँ, अलग अलग, जैसे एक नटनी कहानी है मेरी। तो वो नटनी कहानी भी इसी तरह से है कि राजस्थान में एक जगह है जहाँ पर कि ये देह व्यापार होता है, उस पर लिखी गई ये एक कहानी है। तो विषय मुझे मिलते हैं, कुछ खोजी प्रवृत्ति तो होती है लेखकों की। ये मेरा अटूट बंधन को सवाल का जवाब है, और वंदना गुप्ता जी ने पूछा, उनका जवाब है। अच्छा, एक चीज जहन में आ रही थी कि आजकल जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बहुत साहित्य पढ़ा जा रहा है, और इसके अंदर आप किसे बेहतर मानती हैं, हार्ड बाउंड हाथ में किताबों का या ऑनलाइन पढ़ने का, किंडल का? जी, मेरी निजी राय मानी जाए तो मुझे तो किताबें, वो जो नई किताब होती है उसको, उसकी ऐसे खुशबू लेना, और जी बिल्कुल। मुझे यही पसंद है। और इस किताब को मैं अपने सिराने रख के सो जाऊं और मैं किश्तों में पढूं थोड़ा थोड़ा उसको, और कोई एक जो मेरे दृश्य साथ है भी मुझे यही होता है कि मैं जी। ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन भी ले लेता हूँ, किंडल का भी लिया हुआ है और थोड़ा बहुत और भी स्टोरी टेल हाँ, वगैरह का भी, लेकिन मैं मुझे वो तो उसमें मजा नहीं आता। मैं हार्ड बाउंड पढ़ना चाहता हूँ, हाथ में, मतलब हार्ड कॉपी जो है। कोई दृश्य हमें पसंद आ जाए तो मैं फिर उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं, दोबारा तो चीजें। दोबारा से पढ़ सकते हैं। तो ये मेरी निजी राय तो ये है। हालांकि जब कहीं हम यात्रा में होते हैं तो किताबें तो हम लोगों के साथ में चलती ही है, लेकिन बिल्कुल बहुत बार बिल्कुल। ऐसा भी होता है कि आपको उजाला जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है पढ़ने के हम्म। लिए, या आप किसी ऐसी जगह पर हैं जो बहुत मूवमेंट हो रहा है यात्रा में, मान लीजिए, तब आप जैसे यूट्यूब वगैरह पे आप कहानी सुन सकते हैं। और बात आपने ऑनलाइन की, तो ऑनलाइन का देखिए ना कितना बड़ा फायदा हमें हुआ। एक तरह से ये कहा जाए तो कोरोना काल ने हमें जहां पर अवसाद दिया, वहीं पर हमें ऑनलाइन रहने के लिए ये जो एक नया तरीका सुझाया, इससे हम कितने बिल्कुल। लोगों से जुड़े। और हर ऑनलाइन के बाद में हमको 2 या 3, कम से कम मैं बता रही हूँ, पाठक तो नए मिलते ही हैं जो आपकी किताब खरीदते हैं, या आपको बताते भी नहीं है वहां पर। आप जब प्रकाशक का नाम बताते हैं वो नोट कर लेते हैं, और फिर खरीदने के बाद किताब की फोटो भेजते हैं कि मैडम आपने वो कहानी पढ़ी थी ना, रजनी जी वो कहानी देखी, मैंने ये किताब खरीद ली। तो ऑनलाइन का, जैसे और मेरे लेखक साथी पढ़ते हैं कहानियां, तो मैं घर में मान लो व्यस्त हूँ, तो मैं घूमते फिरते भी उनकी कहानी सुन सकती हूँ। तो ऑनलाइन का हमें लोगों से जुड़ने का मौका मिलता है, एक एक सीधा संपर्क होता है उनसे। और बहुत बार जैसे कि कहाँ लोगों को पता था कि मैंने कब से लिखना शुरू किया,
यही ऑनलाइन मंचों पर मैं आई, तब मैंने ये बात बताई कि मेरे पिता एक संगम नाम की जो एक संस्था चलाते थे, वो रेलवे में अधिकारी थे, तो वो संगम नाम की एक संस्था चलाते थे। हमारे घर में लेखकों का, कलाकारों का और तरह तरह के वाद्य यंत्र बजाने वालों का जमावड़ा हुआ करता था। महीने में एक गोष्ठी होती थी, और मैंने वहां से ही उनको देख देख के, छोटी सी थी, घर में गाना बजाना हो रहा है, कोई गजल पढ़ रहा है, कोई गीत पढ़ रहा है, तो वहां से जो है एक कि हम भी कुछ लिखें। और जैसे मेरी माता जी को बुनाई का, क्रोशी का शौक था, तो वे मंगाती थी कादम्बरी, सरिता, मनोरमा, गृहशोभा, और पिताजी मंगाते थे धर्मयुग, तो वो तो राजनीतिक लेख पढ़ा करते थे। मम्मी जो बिनाई और क्रोशिया का देखा करती थी, और मैं उसमें से जो साहित्यिक जो पेज होते हैं उनको, मतलब प्रैक्टिकली मैं उनको फाड़ के, एक कहानी मुझे अभी भी याद है, मैंने ऐसे ही ऑनलाइन मंच पे बताई थी, जो कि बादलों के घेरे से मिलती जुलती कहानी थी, लेकिन उसका नाम मुझे आज भी नहीं मालूम कि क्या। बिल्कुल ऐसी कहानी थी, दो टीनेज युवाओं की, जो कि जिन्हें तपेदिक हो जाता है, और वो सैनिटोरियम में, पहले जब टीबी का इतना इलाज नहीं था तो सैनिटोरियम में उनको रखते हैं। वो कहानी मुझे 8वीं 9वीं में वो मिली थी एक पत्रिका में, और मैंने उसे फाड़ कर अपने तकिए के नीचे रख ली थी। और जब जब भी छुट्टियों का इंतजार करती थी, कि जब भी जैसे बीच में छुट्टियां आती है गर्मियों की या दिवाली की, तब मैं उसको निकाल के पढ़ती थी, और मैं उसको वापस अंदर वहीं तकिए में रख देती थी। अब ये बातें जैसे मुझे भी याद नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन में बात करते करते बहुत सारी बातें याद आई, और मैंने सब यहाँ पाठकों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर की। तो ये हमें फायदा तो हुआ ही है, लोग भी मुझे करीब से जाने, हम भी उनको करीब से जाने, उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें। बहुत ऑनलाइन का तो फायदा है, फायदा बहुत है। खैर, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, मुझे जो पहचान मिली है वो ऑनलाइन की वजह से मिली है। लेकिन जी मेरा बिल्कुल। सवाल बस इतना था कि ऑनलाइन हम साहित्य को पढ़ने में ऑनलाइन सुविधाजनक है या फिर हार्ड बाउंड, हार्ड कॉपी? बस हार्ड सवाल इतना। कॉपी। हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी। हाँ बिल्कुल। दूसरा, एक आजकल एक चीज की दिक्कत आ रही है कि साहित्य हमारा ऑनलाइन होने की वजह से चोरी बहुत हो रहा है। हम्म। अभी फिलहाल मुझे अंजू शर्मा जी की एक कहानी जो है वो पूरी की पूरी ऑडियो फॉर्मेट में किसी ऐप पर दिखी। अच्छा। मैंने मैंने उन्हें बताया कि वो कहते हैं कि मुझसे बिना पूछे उन्होंने ले ली है। तो हाँ, इसको कॉपीराइट के खतरे को के बारे में आप क्या बात करेंगी कि आपसे मुझे बिना लगता पूछे है आपका माल उड़ा दिया जाता है? नहीं, बिल्कुल पूछना चाहिए। और जो उपयोग में ला रहे हैं, मुझे नहीं मालूम अंजू जी का क्या वाकया है, लेकिन प्रतिलिपि पे भी मैंने ऐसा कोई सुना था कि प्रतिलिपि पे ही कोई कहानी किसी की 2 बार थी, 2 नाम से। तो ये तो समस्याएं है ही। इसका क्या कानूनी दाव पेच है, इससे तो मैं वाकिफ नहीं हूँ। लेकिन ऑनलाइन का एक जो अभी मैं आपको फायदा नहीं बता पाई थी, वो ये मुझे लगा कि हाँ, कि जैसे जब मैं कहानी पढ़ती हूँ, मैं वंदना गुप्ता जी का प्रश्न सुनने पढ़ने लगी थी, कि जैसे जब जी। मैं कहानी पढ़ती हूँ, तो कई बार ऐसा होता है कि हमने कहानी को लिख दिया और हम उसे रख देते हैं। लेकिन ऑनलाइन जब मैंने वो कहानी को पढ़ी, तो पढ़ते पढ़ते भी मैंने उसको इम्प्रोवाइज किया। तो ये मुझे ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा जो लगा। तो मैंने जब कहानी पढ़ी, तो मैंने पढ़ते पढ़ते इम्प्रोवाइज किया, और मुझे लगा कि ये बात मुझे पहले क्यों नहीं ध्यान में आई कि मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती थी। जब मैंने उसको पढ़ी कहानी, तो वो बेहतर तरीके से मैं सुना पाई, और वो कहानी एक बेहतर तरीके से उठकर आई। तो ऑनलाइन का ये एक सबसे बड़ा फायदा भी मुझे नजर आया था, जो मैं आपसे अभी बता नहीं पाई थी। वंदना जी का एक सवाल यहाँ था कि जैसे महिला दिवस आ रहा है, तो आपकी कौन कौन सी कहानियां हैं जो स्त्री विमर्श की हैं। तो यूं देखा जाए तो मेरा तो, मुझे लगता है सारा साहित्य ही स्त्री विमर्श के इर्द गिर्द घूमता है। अब ये या तो मैं खुद स्त्री हूँ इसलिए, या मुझे नहीं पता कि क्या कारण हो सकता है, लेकिन मेरी अधिकतर कहानियां, उपन्यास भी ऐसा ही है, और आगे जो आने वाला उपन्यास, वो भी पूरा स्त्री विमर्श पर केंद्रित है। तो पूरा सारा साहित्य ही मुझे लगता है इसमें। आप जब पढ़ेंगी वंदना जी, तो बहुत सारी कहानियां आपको ऐसी लगेंगी जो स्त्री विमर्श के मुद्दे जिसमें है। अपनी ये सवाल कहानी या अच्छा। हाँ, पूछिए, आप पूछिए। नहीं, वो कुछ सवाल आया था, मैं वही पढ़ने लगा था। अच्छा,
तो इसमें बोला, इसमें ये मुझे ये है कि उपन्यास का आप अपना जो है उपन्यास या कहानी का कोई महत्वपूर्ण अंश पढ़ें। तो मैं एक तो ये बताना चाहूंगी कि अंश तो मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं निकाल के रखती। अब शायद समय भी ना हाँ लोगों का और समय जाएगा। लेकिन मैं एक बात इसमें बताना चाहूंगी कि जैसे गली हसनपुरा मेरा उपन्यास है, उसमें मैंने एक जगह बात की है आधार कार्ड से। जी जी जी। जैसे कि मृत्यु होती है तो वो बापू कहता है कि मतलब बनवारी जो उसका बेटा है वो कहता है, सूरज जो उसका बेटा है वो कहता है कि बापू अगर तू मरेगा ना तो तुझे जलाने के लिए भी आधार कार्ड के खारड, जैसा कि उसकी भाषा में वो कहता है कि वंदना गुप्ता जी कह रही है उपन्यास के, हाँ मैं भी बताती हूँ। तो वो कहता है कि बापू जब तू मरेगा ना तो हमें आधार कार्ड की जगह जरूरत पड़ेगी, वो तुझे शमशान घाट में जलाने भी नहीं देंगे। तो बापू कहता है कि मैं, मेरे पास कौन सा आधार कार्ड आया। तो बोले अच्छा तो तेरे जमीन के कागजात निकाल। तो वो कहता है जमीन के कागजात मैं कहाँ से लाऊं, मैं तो पराये देश से भगाया गया था और मैं यहाँ आके यहाँ बस गया और यहाँ पर मैं 70 वर्षों से रह रहा हूँ, तो ये जमीन पर तो मेरा हक है, इसके कागज मैं कहाँ से लाऊं। तो जी वो कहता है सूरज की लेकिन ये बात नहीं मानी जाएगी, तो कितने वर्षों से यहाँ रह रहा है, हम वो तो तेरे से कागज मांगेंगे, कागज। तो ये जो बात है इसमें कि जो सीएए का मसला एक चला था पिछले दिनों, तो ये देखिए उससे मिलता जुलता मसला है जो मैंने कब बिल्कुल 5 वर्ष बिल्कुल। पहले ही लिख दिया था उसके ऊपर, जबकि मुझे जी पता भी नहीं था। ये मैंने तब उठाया। एक और एक इसमें आधार कार्ड जिस तरह से जरूरी कर दिया गया है हर बात के लिए, ये भी मैंने 5 वर्ष पहले ही लिख दिया था। तो ये न जाने एक कौन सी एक दूरदर्शिता थी या उस जी परमपिता ऊर्जा की कोई एक बिल्कुल मेरे पे बिल्कुल। दृष्टि थी कि मैंने ये प्रश्न वहां पर ले लिए। तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी। और वंदना जी ने ये पूछा कि आपके आने वाले उपन्यास के बारे में, आने वाले उपन्यास के बारे में मैं, हालांकि चलिए मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये दो सहेलियों की दास्तान है जो कि शिक्षिकाएं होती है, स्त्री विमर्श का है ये। और वो स्त्रियों के ही हॉस्टल में रहती हैं, वार्डन होती हैं, टीनेज लड़कियों की। और वहां से जो टीन एज लड़कियों के ऊपर इस तरह का उपन्यास, लड़कों के ऊपर शायद लिखा गया होगा लेकिन लड़कियों पर इस तरह का कोई उपन्यास नहीं लिखा गया, जी कि जी जो जी। टीनेज लड़कियां जो होती हैं उनको किस तरह की परेशानी होती है जब वे बड़ी होती हैं, जब वो हॉस्टल में रहती हैं, और किस किस तरह की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और वहीं पर ये दो शिक्षिकाएं जिन्हें स्त्री होते हुए एक नौकरी में, सरकारी नौकरी में किस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो ये पूरा एक उपन्यास उन्हीं के ऊपर लिखा गया है और स्त्री विमर्श का ही बना है ये पूरा उपन्यास। तो मैं थोड़ा ही बताना चाहूंगी, वरना जिज्ञासा बढ़ती भी है तो खत्म भी हो जाती है। तो मैं चाहूंगी वंदना जी पढ़ें और लिखें भी इस उपन्यास पर जब ये आए तो। जी धन्यवाद। अटूट बंधन कह रहे हैं महत्वपूर्ण किस्सा हाँ उठाया। चलिए, आज की वार्ता को यही विराम देते हैं। आपको आने वाले भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जी नमस्ते, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अटूट बंधन का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया।